हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में अपन ने कुछ एग्जांपल्स नंबर आपके पास में 3 देखा था। आज अपन चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। देखेंगे फॉर एग्जांपल क्या कहता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये कहता है कि आपको कॉस्ट फंक्शन cx गिवन है x² + 9x - 9। rx आपको रिवेन्यू फंक्शन गिवन है x² + 30x - 44। फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करना है। मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू ऑब्टेन द सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कि ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन के लिए आपको नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करो कि जब ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन क्या होगी। तो बेटा समय अपन ने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास में हमें पता है ये कि आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है वो बेटा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो कितना होता है। जो प्रॉफिट फंक्शन है वो कितना होगा, वो अपने पास स्टूडेंट्स है कि रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को अपन माइनस करेंगे तो वी गेट व्हाट, प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन जो है हमारे रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, सभी लोग जानते ही है। तो प्रॉफिट अपने पास में रिवेन्यू फंक्शन की हमने वैल्यू पुट कर दी और कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी x² + 9x - 9। अब इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन किया, x² से x² कट गया, जो बचा हुआ है वो अपने पास में 21x - 105 इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज अ प्रॉफिट फंक्शन। अब हम जानते हैं कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट, बेटा ये जो ब्रेक इवन पॉइंट लिखा हुआ है फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, कि इस ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें पता है कि px कितना होता है। कोई प्रॉफिट नहीं होता ब्रेक इवन पॉइंट पे, न कोई आपके पास में लॉस होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने जितना पैसा लगाया था उतना ही प्रॉफिट हुआ है, मतलब इतने ही पैसे वापस आए हैं। रिवेन्यू उतनी हुई है जितनी लगाई है, मतलब कोई प्रॉफिट जीरो होता है। तो हमने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट कितना है आपके पास है, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट px = कितना है स्टूडेंट्स, 0। तो हमने क्या किया कि इसके लिए हमने बेटा px को 0 पुट कर दिया। ये px हमारा 0 हो गया, तो 0 = 21x - 105। तो x कितना हो जाएगा, ये 105 / 21, तो x = 5 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे आपके पास में आइटम्स। कि ब्रेक इवन पॉइंट्स पे कितने आइटम प्रोड्यूस होंगे, 5 आइटम्स प्रोड्यूस होंगे जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन होगी तब। जब तक कि नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन होगी तो नंबर ऑफ आइटम्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे बेटा, 5। सिंपल सा था। प्रॉफिट फंक्शन = रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन हमने लगा दिया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट की बात की थी तो हम ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ गए और ब्रेक इवन पॉइंट पे हम जानते हैं कि प्रॉफिट कितना है, 0 आपके पास में। ओके, लॉस भी कितना है, 0। ओके, तो प्रॉफिट 0 हो गया, तो प्रॉफिट को 0 पुट गया, तो x क्या था आपके पास में, नंबर ऑफ आइटम्स। x आपके पास में क्या है, लेट x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, कि जितनी नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास में होंगे वो आपका x है। लेट x इज द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड हो गया आपका x, तो x आपके पास में निकल गया 5 हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 5 देखेंगे, ये भी कुछ इसी तरह का है। एग्जांपल 5 में आपको बेटा एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है, एक रिवेन्यू फंक्शन गिवन है। कॉस्ट फंक्शन रिवेन्यू फंक्शन जैसा इसमें था वैसा का वैसा इसमें भी गिवन है, बट इसमें जो चेंज कर रखा है वो ये है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स। मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने हैं प्रोड्यूस्ड टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट एटलीस्ट 90 रुपीज़। मिनिमम 90 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है तब आपके पास में आपको फाइंड करने की नंबर ऑफ आइटम कितने प्रोड्यूस होंगे। जो मिनिमम से मिनिमम 90 रुपीज़, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 90 रुपीज़, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मतलब आपका मिनिमम आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम इसने अपने को नहीं दिया। ओके, तो कह रहा है कि एटलीस्ट 90 रुपीज़ का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, 90 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए। ओके, तो सेम हमने वापस फॉर्मूला लगा दिया, px = रिवेन्यू, आपके पास में प्रॉफिट फंक्शन = बेटा रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो अपने पास में ये हो जाएगा rx - cx हो गया आपके पास में। हमने रिवेन्यू फंक्शन कितना था, 2x² + 11x + 3, उसमें से इसको माइनस किया है तो वी गेट प्रॉफिट फंक्शन कितना आ जाएगा, x² + 6x + 18। माइनस करके देखो, 2x² में से x गया तो 1x² बचा, 11x में से 5x गया तो 6x बचा, और 30 आपके पास में 3 माइनस का 15, तो माइनस करने पर प्लस का 15 तो कितना बन जाएगा, 18। अब आपको क्या करना है, आपके पास में मिनिमम की कंडीशन है, एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन में आपके पास में क्या करना है। तब आपने क्या किया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है x² + 6x + 18, इससे x नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, कंप्लीट स्क्वायर में। कंप्लीट स्क्वायर आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। देखेंगे किस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। पहला एज इट इज़, फिर ट्वाइस, फिर आपके पास में ये एज इट इज़, फिर अब कितना मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए तो 3 × 2 6 हो जाएगा, दैट इज 6x।
18 लास्ट में लिख दिया। तो आपने इस 3 का स्क्वायर ऐड किया है तो 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ये अपन करके आए हैं कि इसके मिडल वाली टर्म का हाफ क्या स्क्वायर ऐड करना पड़ता है, मिडल वाली टर्म के हाफ का स्क्वायर माइनस करना पड़ता है। तो ये कर दिया अपने पास में, ये तो हो गया 6x, देखो एज इट इज। तो आपके पास में 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा 18। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज ए स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9 स्क्वायर माइनस का है प्लस का 18 है तो बचेगा कितना 9। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ऐसा क्यों किया, कहाँ जरूरत पड़ी ऐसा करने की, समझना। हम जानते हैं बेटा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, समझने स्टूडेंट्स। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। और एटमोस्ट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उसमें लेस देन इक्वल टू, मतलब जो भी वैल्यू आपके पास में है 90 है तो 90, 0 है तो 0। मतलब एटलीस्ट का मतलब कि मिनिमम वैल्यू आपकी 90 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90 से ज़्यादा। तो इसके दो साइन होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और 90 से ज़्यादा, और एटमोस्ट का मतलब 90 और 90 से कम। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया फॉर एटलीस्ट px इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से और 90 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब 90 और 90 से ज़्यादा। तो px कितना है आपका प्रॉफिट कितना 90 और 90 से ज़्यादा, दैट इज ए सिंबल ऑफ एटलीस्ट। ये एटलीस्ट का सिंबल है, ओके स्टूडेंट्स, ये एटलीस्ट का सिंबल है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि x प्लस 3 का स्क्वायर हमने px की वैल्यू पुट कर दी जो अपन ने निकाला था। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इस 9 को उधर भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा और x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू कितनी आ रही है एटलीस्ट 6। भाई इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कितना था एटलीस्ट। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट इज एटलीस्ट 6। मतलब मिनिमम आपके पास में कितने आइटम्स होने चाहिए, 6 आइटम होने चाहिए मिनिमम। कितना प्रॉफिट गेन करने के लिए स्टूडेंट्स, 90 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करने के लिए जो मिनिमम आपके पास में आइटम है वो आपके पास में मिनिमम आइटम कितने होने चाहिए, मिनिमम आइटम 6 होने चाहिए। तब जाकर के आप स्टूडेंट्स 90 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, 3 के बाद में अपना एग्जाम्पल नंबर 6 अपने पास में, कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, 5 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास में बुक के अंदर पेज नंबर 131 पे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 है। समझना क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास में स्टूडेंट का एक ट्रिप हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट का एक ट्रिप हो रहा है। उस स्टूडेंट के ट्रिप के अंदर क्या हो रहा है समझेंगे, सुनेंगे एग्जाम्पल नंबर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू हायर अ बस फॉर अ ट्रिप। एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो कहीं ट्रिप जा रहा है, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो ट्रिप जा रहा है, ट्रिप के लिए एक बस को हायर कर रहा है आपके पास में। तो बस को हायर कर रहा है तो इसकी कुछ कंडीशन से पढ़ते हैं आपके पास में। द बस कैन होल्ड एटमोस्ट 60 पीपल, 60 आपके पास में, एटमोस्ट 60 पीपल आपके पास में है आपके पास में एटमोस्ट 60 पीपल, मतलब मैक्सिमम आपके पास में है एटमोस्ट 60 पीपल रिक्वायर्ड है आपके पास में। 60 स्टूडेंट्स है जो आपके पास में उस बस के अंदर जा सकते हैं। बस की कैपेसिटी है 60 लोगों को बिठाने की, 60 सीटर की बस है, 60 लोग जा सकते हैं। तो आपके पास में कह रहा है कि द बस कैन होल्ड द एटमोस्ट 60 पीपल, 60 स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठ सकते हैं। द बस कंपनी रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 45 पीपल टू गो फॉर अ बस टू बी हायर। ये कह रहा है कि मिनिमम इनको 45 लोग चाहिए, मतलब 45 मिनिमम चाहिए, तब जाके बस वाले बस देंगे, उसके नीचे बस का आपके पास में हम बस नहीं देंगे। वो कह रहा है कि भैया आप बस तो हायर कर सकते हो लेकिन बस आपको पास में तभी आप हायर कर पाओगे जब आपके पास में मिनिमम से मिनिमम 45 स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए एग्री होंगे, तब आपके पास में बस हम आपको देंगे। जो भी आपके पास में रेट डिसाइड होगी उसके अंदर। बस की कैपेसिटी तो 60 बच्चों को बिठाने की है और बस के हायर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट मिनिमम से मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, 45 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, 60 लोग बैठ सकते हैं। ओके, तो आपके पास में ये कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आपके पास में द बस कंपनी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 45 पीपल फॉर द बस टू बी हायर। 45 स्टूडेंट्स होने चाहिए बस को हायर करने के लिए। इफ अप टू द 50 पीपल, अगर 50 लोग जाते हैं ट्रिप के लिए, गो फॉर द ट्रिप अप टू 50 पीपल, अगर 50 लोग ट्रिप के लिए जाते हैं, द कंपनी चार्जेस 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो वो कंपनी कह रही है आपके पास में कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास में 50 स्टूडेंट्स जाते हैं तो 500 रुपये आपके पास में चार्ज लगेगा। जब आपके पास में 50 लोग जाते हैं तो 50 का मतलब क्या हो गया, 50 का मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 45 से ज़्यादा है और 60 से कम है। इट मीन्स जब स्टूडेंट्स 45 और 60 के बीच में होंगे, 50 के बीच में जाते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जब आपके पास में स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 45 और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 60, इसके बीच में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं,
तो कंपनी कह रही है कि आपके 500 रुपये चार्ज लगेगा। ओके स्टूडेंट्स गेटिंग। जब 45 और 60 के बीच में जब स्टूडेंट्स जा रहे हैं ट्रिप के लिए तो 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट चार्ज लगेगा। इफ़ मोर देन 50 पीपल को, अगर 50 से ज़्यादा जाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा का मतलब 51 से लेकर के 60 तक 50 से ज़्यादा तो ये होगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है, बस में बैठेंगे क्या, एक सीट पे दो थोड़ी बैठेंगे। तब ये कह रहा है कि जब 51 से लेकर के 60 के बीच में जब आप ट्रेवल कराते हो तो जो आपका चार्ज रहेगा वो समझना, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिख रखा है। वो कह रहा है टू चार्ज टू 500 रुपीज़ पर पर्सन, 500 रुपीज़ पर पर्सन माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मोर देन 50 पीपल हु गो। ये कह रहा है आपके पास में कि जब 50 से ज़्यादा जाएंगे, 50 से ज़्यादा मतलब 60 से कम है ना, 60 से ज़्यादा जा नहीं सकते, तब आपका जो चार्ज रहेगा वो कह रहा है कि 500 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ पीपल 50 हु गो। मतलब जो 50 लोग जा रहे हैं आपके पास में, नंबर ऑफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मोर देन 50 पीपल। इसको समझेंगे कैसे आपके पास में, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो एंड आल्सो फाइंड द ऑब्टेन द फंक्शन। समझना, क्वेश्चन को समझेंगे वापस, एक्सप्लेन करता हूँ मैं वापस, समझना। ये कह रहा है कि भैया एक कंपनी है जो ट्रिप ले जाती है, ओके, जो कंपनी है जो ट्रिप ले जाती है वो ये कह रही है कि आपके पास में वो, उसके पास बस है, 60 लोगों की बस है, मैक्सिमम कैपेसिटी स्टूडेंट की 60 की है। वो ये कह रहा है कि उसके अंदर 45 स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए उसको, तभी ट्रिप जाएगा। मतलब कोई भी ट्रिप जाता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कि इतने स्टूडेंट्स होंगे तो हम जाएंगे। तो कह रहा है कि 45 स्टूडेंट्स होने चाहिए। बस की कैपेसिटी है एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 60 लोग हैं, मिनिमम 45 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टूडेंट्स हो गए तो आप जा सकते हैं। मतलब ये हो गया कि जो बस की कैपेसिटी है, जो स्टूडेंट्स के जाने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 45 और 45 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 और 60 से कम होना चाहिए। तो लेट गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो फॉर अ ट्रिप इज x, है ना। उसको अपन ने क्या लेट किया बेटा, x लेट कर दिया कि ये x है। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होगी 45 स्टूडेंट्स की और एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है 60 स्टूडेंट फॉर द बस। मतलब ये हो गया। अब क्या कह रहा है समझना कि अगर आपके कैंडिडेट 50 जाते हैं, 50 का मतलब क्या हो गया, व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 45 एंड 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि इसने कितने गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके पास में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 बिटवीन 45 एंड, जो कि आपके पास में कितना हो गया, जो 45 और 60 के बीच में हो गया। जब 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उसका आपके पास में जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, देन द कॉस्ट फॉर पर स्टूडेंट्स 500 रुपीज़। एक स्टूडेंट की कॉस्ट कितनी लग रही है स्टूडेंट्स, 500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट लगानी है तो कितना करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट जाएंगे उसको एक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। सीधी सीधी बात है कि भैया 2 स्टूडेंट जा रहे हैं तो 500 इंटू 500, 3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आपके 500 प्लस 500, 2 स्टूडेंट जा रहे हैं तो 3 स्टूडेंट जा रहे हैं तो 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 स्टूडेंट जाएंगे तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं x, हमने x लेट किया, एक की कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 500 इंटू एक्स, 500x हो गया। कब, जब आपके स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं आपके पास में, जब कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं 50, जो कि किसके बिटवीन है 45 और 60 के बीच में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जब आपके स्टूडेंट 50 से ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब जब मोर देन 50 जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जब ट्रैवल कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा का मतलब हो गया जब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में कितना है, मोर देन 50, है ना, मोर देन 50 स्टूडेंट्स आपके पास में जा रहे हैं बेटा, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 50 मतलब हो गया किसके बीच में, 51 और 60 के बीच में। मोर देन 50 का मतलब 50 और 60 के बीच में। तब जो कॉस्ट होती है ना वो बड़ी खतरनाक कह रहा है, समझना, बुक के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जब आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी एक स्टूडेंट की 500 माइनस हाफ ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर मोर देन 50। ये क्या है, x माइनस 50 का मतलब समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 कितनी कॉस्ट लगेगी जब स्टूडेंट्स 51 से लेकर के 60 के बीच में है, मोर देन 6 आपके पास में 50 है, तब जो कॉस्ट लगेगी वो स्टूडेंट्स कितनी लगेगी 500 माइनस हाफ ऑफ मोर देन 50। मोर देन 50 का मतलब क्या कह सकते हैं कि भैया टोटल कितना है, टोटल x है, उसमें से कितने हटाने हैं, पीछे वाले 50 हटा दो तो बचेगा कौन है 50 से ज़्यादा। तो ये जो लिखा हुआ है ना बेटा x माइनस 50, ये क्या है, ये आपका है मोर देन 50। समझो कैसे मोर देन 50 है, 50 से ज़्यादा कैसे, भैया देखो आपके पास में टोटल रुपए है 100, ठीक है। अब बताओ कि 50 से ज़्यादा आपके पास में कितने, तो आप क्या करेंगे 50 तक जो रुपए है उसको माइनस कर देते हैं,
50 तक वाली काउंटिंग को माइनस कर देते हैं तो आपके पास में हम ये क्या करेंगे कि x तो टोटल है, उसमें से 50 को माइनस कर दिया तो बचेगा कौन, सारे 50 से ज़्यादा वाले। तो मोर देन 50 को क्या लिख सकते हैं, मोर देन 50 को आगे कोई डेटा तो है नहीं, इसलिए मोर देन 50 को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 50। x माइनस 50 का मतलब भी क्या हो गया, मोर देन 50, क्योंकि कुछ डेटा तो है नहीं हमारे पास में, दो डेटा है, एक तो 50 है और एक कितना x। तो टोटल में से 50 हटा देंगे तो बचेगा कौन, मोर देन 50। तो क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स मोर देन 50 मतलब बिटवीन 51 से 60 के बीच में ट्रेवल करेंगे तो पर स्टूडेंट की कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट फॉर पर स्टूडेंट्स 500 माइनस हाफ ऑफ मोर देन 50। मोर देन 50 को इस तरह से लिखना है, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो ये तो हो गई एक स्टूडेंट की कॉस्ट, आपके पास है कॉस्ट फॉर पर स्टूडेंट्स, ये पर स्टूडेंट की कॉस्ट है। अब आपके पास में क्या, एक स्टूडेंट की कॉस्ट आ गई। अब टोटल कितने हैं, टोटल x है तो टोटल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो गई, ये वो स्टूडेंट्स है जो 50 से ज़्यादा है 51 और 60 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, समझोगे इसको बार बार कि कैसे ये निकाला। ये क्वेश्चन में गिवन है 500 माइनस हाफ ऑफ मोर देन 50, तो मोर देन 50 को कितना लिखेंगे, टोटल में से 50 माइनस, तो वी गेट मोर देन 50, तो ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, ये किसकी, जब आपके स्टूडेंट्स कितने हैं 40 तो इसका कॉस्ट फंक्शन आपके पास कितनी लगेगी, तो कॉस्ट फंक्शन आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट, कॉस्ट फंक्शन ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। कॉस्ट फंक्शन को इस तरीके से बनाना है कि जब आपके पास में स्टूडेंट्स 45 और 60 के बीच में है तो आपके पास में कॉस्ट कितनी लगी थी, टोटल 500x, और जब स्टूडेंट्स आपके पास में 51 से 60 के बीच में है तब आपके कॉस्ट कितनी लगी 525x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्ट है ही नहीं तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। सीधी सीधी बात है, तो यही हमारा रहेगा आंसर। कॉस्ट फंक्शन पूछा था, कॉस्ट फंक्शन हमने बना दिया। दूसरी चीज़ इसने डोमेन पूछा, डोमेन क्या होता है, क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि स्टूडेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है 45, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 60, तो 45, 46, 47, 48 अप टू 60 तक, तो ये तो हो जाएगा डोमेन। ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। दो चीज़ें पूछी थी, दो चीज़ें बताई दी। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। डिट्टो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9C में दिया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की जगह कर दिया है उसने, केवल पीपल वर्ड यूज़ किया है, एम्प्लॉय यूज़ किया है, बाकी डेटा चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज़ उसने लिख रखा है। अगर ये समझ में आ गया, उसमें भी आपको इस तरह का कॉस्ट फंक्शन बताना है और इस तरह का आपको डोमेन बताना है। तो आप इस क्वेश्चंस को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चंस तो मुझे ईजिली से हो जाएगा। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। बेटा ही कंसेप्चुअल, सारी चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल वाली है बेटा, है ना, अपने वाले पुरानी वाली मैथमेटिक्स से टोटली डिफरेंट है और आपके पास में डेली लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करना है इसके अंदर, समझना। एग्जांपल 7 क्या कहता है, एग्जांपल 7 स्टूडेंट्स ये कह रहा है आपके पास में कि कोई एक आपके पास में वर्कर है जो आपके पास में, या बैंक मैनेजर है जो बैंक के अंदर काम करता है। तो ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ बैंक मैनेजर इन 2019 वॉज 1 लाख थी। एक बैंक मैनेजर है जिसका 2019 में सैलरी 1 लाख थी, 2021 में सैलरी बढ़ के होगी 1,40,000, है ना, 1,40,000। तो बताना है कि आपके पास में 2022 में उसकी सैलरी कितनी होगी। भाई बात आई समझ में, आपके पास में 19 से 20, 21 2 साल में 40 बढ़ा है। ओके, तो बताना है कि 2022 में कितना बढ़ेगा। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सर 2 साल में 40 बढ़ा है तो 1 साल में आपके पास में हम इसकी सैलरी 20 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 इसका आंसर है ना। ऐसा नहीं है कि 1,60,000 आंसर नहीं है। 2 साल में कितनी बढ़ी है, 2 साल में बढ़ी है इसकी सैलरी कितनी 40, तो 1 साल में कितनी मान लेते हैं इसकी आधी। 2 साल में 40 बढ़ी है तो 1 साल में आधी 20 से प्लस करेंगे 1,60,000 आंसर आ जाएगा। पर वो आंसर एग्जैक्ट नहीं है, वो हमारा प्रेडिक्शन है कि 2 साल में 40 बढ़ी है तो 1 साल में 20 बढ़ी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सैलरी बढ़ने का क्राइटेरिया ये होता है कि किसी आपके पास में किसी साल किसी ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी, बैंक ने ग्रोथ की होगी तो सैलरी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 40 है तो 1 साल में 20 और 1 साल में 20 बढ़ी होगी, नो। एक हो सकता है कि आपके पास में 1 साल में 10 बढ़ी होगी, दूसरे साल में आपके पास में 20 बढ़ी होगी, या 1 साल में 10 दूसरे साल में 30, या फिर हो सकता है आपके पास में कि नियरेस्ट 20 बढ़ी होगी 19 21 कैसी बढ़ सकती है। तो प्रेडिक्शन आपके पास में सही है, आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे करना है वो समझेंगे, है ना। आपको हर बार जरूरी नहीं है कि आंसर इससे मिल ही जावे, है ना। आपको क्या करना है, तो बेटा हमने कहा कि आपके पास में सैलरी, लेट सैलरी को एस का है और टाइम को टी का है, मतलब जो ये टाइम चल रहा है स्टूडेंट उसको तो टी का है, जो सैलरी चल रही है वॉज क्वेश्चन मार्क का, मतलब आपको इस टाइम में कितनी सैलरी होगी वो निकालनी थी। ओके, सैलरी को हमने एस कहा है और टाइम को टी कहा है। ओके, ध्यान रखेंगे कि T1 मतलब पहला टाइम जब 2019 था तो सैलरी कितनी थी 1 लाख। जब 2000 आपके पास में 21 हो गया तो आपके पास में उसका नाम दे दिया हमने स्टूडेंट्स T2, है ना। T2 नाम दे दिया तो सैलरी आपके पास में S2 नाम दे दिया 1,40,000।
जब आपके पास में सैलरी बतानी है, जब टाइम कितना है 2022 में उसकी सैलरी क्या होगी, देखो समझो। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला वापस पढ़ेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब, है ना, वो बहुत पीछे आएगा। ओके, इस चैप्टर के बाद जब अपने पास में जब स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपके पास में ये आएगा, अभी ये नहीं आएगा। पर अभी फिलहाल अपने को इसको याद करना है कि क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप फॉर द टू वेरिएबल। भाई टाइम भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, सैलरी भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल का जब लीनियर रिलेशनशिप निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद करना है S माइनस S1। S और S1 क्यों है, क्योंकि सैलरी दे रखी है, कुछ दूसरी वैल्यू होती तो उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ओके, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T माइनस T1। दो वेरिएबल कुछ हो सकते हैं X और Y, तो Y माइनस Y1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, X माइनस X1, X और Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन X2 माइनस X1, और आपके पास में X माइनस X1। कोई भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे पहला दूसरा वेरिएबल, यहाँ पे पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल। अपोजिट मत कर देना, पहला और दूसरा मत कर देना, साइन चेंज हो जाएंगे। दूसरा वेरिएबल देखो, पहला टाइम था, दूसरा क्या था, सैलरी, जैसा लिखा हुआ है। तो पहला दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल सैलरी था, इसलिए S नाम दिया। जो भी आप नाम दोगे वो यहाँ लिखोगे, S माइनस S1, Z माइनस Z1, Y माइनस Y1, जो भी नाम दोगे वो यहाँ लिखोगे। दूसरे वेरिएबल का जो भी नाम दे वो ले लिखे। दो डेटा आपको गिवन था, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 अपने पास में, T माइनस T1 आपके पास में। ओके, सारी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी, S1 S2 S1 T कितना था, लास्ट में जो वैल्यू थी उसको T एज्यूम किया है। 2022 के अंदर उसकी सैलरी क्या होगी, वैल्यू पुट कर दी। S कितना आ गया, 1,60,000। तो वही हमने यहाँ पे ये कहा था कि एक साल में उसकी सैलरी 19 से लेकर के 21 तक आपके पास में उसकी सैलरी 40,000 बढ़ी है। तो आपके पास में हम ये एज्यूम किया था कि हो सकता है पर ईयर 20 बढ़ी होगी, तो आपके पास में एक साल में 20 प्लस करेंगे तो 160 आ रहा है। ओके, पर आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में था एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 को आपको किस तरीके से करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद में अपन देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8। देखते हो बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 अपने पास में कह रहा है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि पेज नंबर 132 पे लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 8, ये कह रहा है कि लोन अमाउंट आपके पास में अप टू 30,000 हो, 30 लाख हो। लोन अमाउंट अप टू 30 लाख हो कि अगर 30 लाख तक आपका लोन है तो इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम लगेगी, 8% पर एनम लगेगी। और जब लोन अमाउंट मोर देन 30 लाख है, अगर 30 लाख से ज़्यादा आपका लोन अमाउंट है तो वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितनी लगेगी, 60,000 प्लस 6% ऑफ लोन अमाउंट। आपके पास में ये है 8% पर मंथ ऑफ ये लोन अमाउंट है कि जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उस पर 8% की इंटरेस्ट रेट लगेगी जब आपका लोन 30 लाख तक का है, 30 लाख तक का है। जब आपके पास में लोन अमाउंट 30 लाख से मोर का है तब आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी लगेगी, 60,000 प्लस 6% ऑफ लोन अमाउंट। 60,000 प्लस 6% ऑफ लोन अमाउंट आपके पास में इंटरेस्ट लगेगा कब, जब आपका लोन कितना है, 30 लाख से ज़्यादा है। हमने कहा लेट कर दिया, आपको फाइन जो करना है रिप्रेजेंट दिस इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आपके पास में फंक्शन आर, कि आपके पास में कितना अमाउंट जो आपके पास में लग रहा है आर की फॉर्म में। आर एक फंक्शन का नाम दे दिया कि कितना होगा, ठीक है। फाइन जब आर आपके पास में, जब आपका लोन 20 लाख का है तो आपके पास में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ओके। और जब आपका लोन 50 लाख का है तब आपके कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ये आपको बताना है इस रेट के अकॉर्डिंग। तो हमने लेट कर दिया स्टूडेंट्स, लेट द लोन अमाउंट इज ₹X, ओके। लोन अमाउंट X है। इफ़ द लोन अमाउंट इज बिटवीन 0 to 30, आपके पास में 30 लाख, देखो पहली कंडीशन कितनी थी, 30 लाख तक। जब आपके पास में लोन अमाउंट आपके पास में 30 लाख तक का है तो 0 से ज़्यादा और 30 लाख तक के बीच में, तब जब आपका लोन अमाउंट 30 लाख का है तो आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, देन इंटरेस्ट इज 8% ऑफ लोन अमाउंट। लोन कितना एज्यूम किया है, X। 8% का मतलब 8% का मतलब 0.08 डिवाइड बाई 100 तो 0.08 ऑफ लोन अमाउंट। ऑफ लोन अमाउंट का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लोन अमाउंट का मतलब X। लोन अमाउंट X था तो 0.08X आपके पास में इंटरेस्ट लग रहा है कब, जब आपका लोन अमाउंट कितना है, 0 से लेकर के 30 लाख तक, ओके। मतलब 0 से 30 लाख तक का है तब आपका इंटरेस्ट कितना है, 0.08X। X क्या है, लोन अमाउंट। चलते आगे, व्हेन लोन अमाउंट इज मोर देन 30 लाख, जब आपका लोन अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है स्टूडेंट्स, जब आपका लोन अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है तब आपके पास में इंटरेस्ट रेट कितनी लगती है, आपके पास में इंटरेस्ट रेट आपके पास में लग रही है वो 60,000 है ना, 60,000 आपके पास में
जब आपके पास में लोन अमाउंट जब इससे ज़्यादा है तो आपके पास में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके पास में लग रही है, एक सेकंड इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके पास में लोन अमाउंट 60,000 आपके पास में है, कि जब आपके पास में इंटरेस्ट रेट जब 30 से ज़्यादा है तो ये आपके पास में 60,000 प्लस आपके पास में 6% ऑफ लोन अमाउंट लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, 60,000 आपके पास में, कि ये जो आपके पास में है वो जो अपन ने यहाँ पे लिखा था 60,000 प्लस 6% ऑफ लोन अमाउंट। 6% ऑफ लोन अमाउंट का मतलब क्या हो गया? 6% ऑफ लोन अमाउंट का मतलब हो गया कि 0.06 मल्टीप्लाई लोन अमाउंट कितना था x। कब? जब आपका लोन कितना है बेटा 30 लाख से ज़्यादा। अमाउंट कितना है? जब आपने 30 लाख से ज़्यादा का लोन लिया है तब आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 60,000 प्लस 0.06 आपके पास है परसेंट ऑफ लोन अमाउंट, क्योंकि पहले क्वेश्चन ने हमें ये किया कि इसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट लगेगा जब मोर देन कितना हो 30 लाख हो। तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आपके पास में एक आ गया, पहला इंटरेस्ट ये आ गया 0.08 FX जब लोन 30 लाख तक का है, और जब लोन 30 लाख से ज़्यादा है तो 60,000 प्लस 0.06 X आ गया। अब ये तो हो गया आपके पास में इंटरेस्ट पहला और दूसरा जैसा क्वेश्चन ने पूछा था। अब कह रहा है कि जब आपका अमाउंट x क्या था? x लोन अमाउंट है। जब आपके पास में अमाउंट 20 लाख है तो हम कहेंगे कि 20 लाख 20 लाख इज लाइफ बिटवीन कितना? 0 से 30 के बीच में, और 0 से 30 के बीच में है तब आपका इंटरेस्ट कितना होता है? 0.08x। तो 0.08 मल्टीप्लाई 20 लाख तो कितना बचा आपके पास में? ₹1,60,000। फिर आपके पास में रहा कि जब अमाउंट आपका 50 लाख है, मतलब मोर देन 30 हो गया। जब मोर देन 30 है आपके पास में, मोर देन 30 आपके पास में, मोर देन 30 लाख आपके पास में मोर देन 30 लाख है तो आपके पास में अमाउंट कितना लगता है? इंटरेस्ट रेट कितनी लगती है? 60,000 प्लस 0.06x। तो 60,000 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई ये, तो ये हो गया 3,60,000 रुपये। ये हो गया आपका कितना? लोन अमाउंट। तो बेटा इस तरीके के आपके पास में क्वेश्चन है तो आपको करने हैं, करके आपके पास में समझना है। तो आप इसको करेंगे तो आपके पास में आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें इसको एक्सरसाइज के अंदर काम करना है, किस तरीके के हमें क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके के आपके पास में ये है। ओके स्टूडेंट्स, आगे करेंगे अपने पास में एक्सरसाइज 9C के कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा होमवर्क। ओके, यहाँ तक आपको अभी इसको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो भी 9C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे आपके पास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।